तो व्हाइट शेड की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मदर जो होती है दोनों बच्चों को तैयार कर देती है ताकि उन्हें सीक्रेट टनल के रास्ते से यहाँ से भगाया जा सके। और इसी के साथ ही उनके गले के अंदर एक नेकलेस होता है जो कि उनकी स्वांग फैमिली की निशानी होती है। तो वो उस नेकलेस को उतारती है और साथ ही अपने बड़े बेटे योंग को दे देती है और कहती है कि मेरे बच्चे इसे अपने पास रखना, ये हमारी स्वांग फैमिली की विक्ट्री टोकन है, इसे अपने पास रखना। जब तक ये टोकन तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक तुम इस बात को साबित कर सकते हो कि तुम स्वांग फैमिली से हो और तुम इस स्वांग फैमिली के एक मेंबर हो। कल को तुम्हें इस टोकन की जरूरत पड़ेगी। तो वो टोकन जो होता है वो योंग के हाथ पकड़ा देती है और उसे कहते हैं कि ठीक है अब तुम दोनों जहां पर से जाओ। जबकि माँ योंग जो होता है वहां पर सोच रहा था कि मदर जिस तरह से यहाँ पर मुझसे बात कर रही है, लगता है कि मदर भी यहाँ पर फादर के साथ इस जगह के ऊपर रुककर मरना चाहती है। तो वो चिल्लाकर अपनी मदर से कहने लगता है, लेकिन मदर उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि अब तुम यहाँ पर बड़े हो चुके हो, इतने बड़े हो चुके हो कि अपने भाई का ध्यान रख सको। तुम इन बातों को समझ सकते हो कि मैं यहाँ पर इस फैमिली के लॉर्ड को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। मैं तुम्हारे फादर को अकेला नहीं छोड़ सकती और तुम्हें यहाँ पर अपने पर भरोसा रखना होगा और साथ ही अपने छोटे भाई का ध्यान रखना होगा। अब तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे का ध्यान रखोगे। साथ ही वो हमारे बेका से कहते हैं कि बेका चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और दोनों को वो गले से लगाती है और कहती है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज के बाद तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे की बात मानोगे, स्पेशली बेका तुम यहाँ पर अपने बड़े भाई की बात मानोगे, ऐसे बात मानोगे जैसे कि ये तुम्हारा फादर है, यानी कि बाप की तरह ही तुम इसकी हर बात को मानोगे और हमेशा इसके पास ही रहना, इससे ज्यादा दूर मत जाना। तुम दोनों को यहाँ पर एक दूसरे के साथ ही रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए दोनों एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी मत होना। तो खास तौर पर बेका से वो कह रही होती है कि अपने ब्रदर का साथ नहीं छोड़ना और हमारे योंग से भी कह रही होती है कि तुम यहाँ पर इसका पूरा ध्यान रखना। तो योंग को तो सारी समझ होती है कि माँ बाबा यहाँ पर मरने वाले हैं, तो वो साथ ही कहता है माँ मुझे समझ आ गई, मुझे क्या करना है। तो वो उनके लिए सीक्रेट टनल को ओपन करती है और कहते हैं कि ठीक है आप जल्दी से अंदर चले जाओ। जबकि माँ बेका से कहता है कि मॉम क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगी। तो मॉम उसे कहती है नहीं फिलहाल के लिए अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, पहले तुम अपने भाई के साथ जाओ, हम दोनों तुम्हारे पीछे आएंगे, फादर को एक जरूरी काम हम दोनों वो करके तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। तो बेका कहता है क्या हम लोग हाइड एंड सीक खेलने वाले हैं, क्या हम लोग आगे जाकर छुप जाओ और आप हमें आकर ढूंढ लेंगे। तो मॉम उसे कहती है हाँ क्यों नहीं बेटा, ये हाइड एंड सीक ही होने वाले, तुम दोनों जाकर छुपो और हम दोनों आकर तुम्हें ढूंढ लेंगे। जबकि मॉम वहां पर अंदर अंदर सोच रही होती है कि हाँ बेटा ये हाइड एंड सीक की गेम होगी, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है, हो सकता है कि हम दोनों कभी तुम्हें ढूंढने के लिए आए ही नहीं, लेकिन उम्मीद करते हो कि तुम दोनों यहाँ पर सर्वाइव करोगे, हमारी स्वांग फैमिली को दोबारा से राइज करोगे। और साथ ही वहां पर उस सीक्रेट टनल के दरवाजे के ऊपर वो बेड कर देती है और कहती है कि हमारे पास इससे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं था, दोनों को यहाँ पर अपने आप के ऊपर ही भरोसा करके सर्वाइव करना होगा। दोनों बच्चे यहाँ पर जब तक जिंदा रहोगे तब तक हमारी स्वांग फैमिली जिंदा रहेगी और मुझे और तुम्हारे फादर को इस बात की चिंता भी नहीं रहेगी, हम लोग यहाँ पर आसानी से मर सकते हैं। तो मॉम वहीं पर आराम से बैठ जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो डिमोनिक फैक्शन के वॉरियर्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उनकी फैमिली के लोगों को बाहर वो मार रहे होते हैं और उन सभी को मार के वहां पर कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर मॉम बैठी होती है। जबकि बाहर का सीन दिखाता है कि फादर की तो हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, पूरी बॉडी वहां पर खून में लिपटी होती है और वहां पर जगह जगह पे कट लगे होते हैं। तो ब्लड डीमन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी होती है। ब्लड डीमन उसे कहता है कि मास्टर सॉन्ग मुझे लगा नहीं था कि पॉइजन तुम्हारी बॉडी में जाने के बाद तुम इतनी देर तक टिक पाओगे, पहला बंदा देख रहा हूं जो कि हमारे ब्लड डीमन टेक्निक के और साथ में पॉइजन दोनों के बावजूद अभी तक यहाँ पर हमारे सामने खड़ा हो पाया है। तो इसी के साथ उसे कहता है लेकिन अब यहाँ पर मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, अब जल्दी से जेड व्हाइट स्वॉर्ड मेरे हवाले करो और मैं यहाँ पर इस किस्से को खत्म करूँ, वरना मैं यहाँ पर और ज्यादा बोर हो जाऊंगा। जबकि फादर वहां पर सोच रहे होते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ पर से काफी दूर जा चुके होंगे क्योंकि मेरी वाइफ ने इस बात को समझ लिया है कि मैं यहाँ पर नहीं बच पाऊंगा और शुक्र है कि इस वक्त वो तलवार जो है वो योंग के पास है। तो मास्टर सॉन्ग उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर हमारी सॉन्ग फैमिली को खत्म करने के लिए आओ, लेकिन अफसोस कि तुम ऐसा कर नहीं पाओगे, तुम मुझे मार डालो, मेरी पूरी फैमिली को मार डालो, लेकिन तुम यहाँ पर कभी सॉन्ग फैमिली का नाम नहीं खत्म कर पाओगे और मुझे यहाँ पर इसे खत्म करने दो। ब्लड डीमन आगे सजना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो तो जरा तुम खुद यहाँ पर मरने वाले और तुम अभी भी यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम्हारी सॉन्ग फैमिली यहाँ पर बच जाएगी, तुम्हारी सॉन्ग फैमिली को हम नहीं मिटा सकते क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे पीछे पूरी डिमोनिक आर्मी आ रही है, चाहे तुम्हारा कोई एक मेंबर भी यहाँ पर से बचकर जाने की कोशिश करेगा वो भी मारा जाएगा, चाहे तुम्हारी सॉन्ग फैमिली के साथ वो रिलेटेड नहीं भी तुम्हारा रिश्तेदार भी है तब भी वो मारा जाएगा, यानी किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। जबकि मास्टर सॉन्ग वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करते हैं और जैसे वो अपनी पावरफुल टेक्निक को रिलीज करते हैं और अपनी जेड व्हाइट स्वॉर्ड टेक्निक को रिलीज करते हुए सामने की तरफ कट्स लगाना स्टार्ट करते हैं तो ब्लड डीमन बेचारे को रिएक्शन देने का मौका भी नहीं मिलता, वो बातें कर रहा था और उसे लाइटली ले रहा था, इतनी देर में उसकी बॉडी के ऊपर वहां पर बहुत सारे कट्स लगते हैं और ब्लड डीमन की बॉडी जो होती है कट के ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और वो कहता है ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुम यहाँ पर इतनी बुरी हालत में फिर तुम मुझे मार कैसे सकते हो। जबकि मास्टर सॉन्ग वहां पर सोच रहे होते हैं कि मैंने यहाँ पर इतने पॉइजन के बावजूद भी अपने आप को खड़ा रखा है सिर्फ इसलिए ताकि मैं यहाँ पर अपने बच्चों को भागने का वक्त दे सकूं, बस मैं यहाँ पर इस बॉइलिंग एनर्जी को और ज्यादा यूज नहीं कर सकता क्योंकि इस पॉइजन की वजह से मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, जितना ज्यादा मैं पॉइजन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ उतनी ज्यादा मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। फिर साथ ही वो कहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, मैं मरने वाला हूँ। तो जैसे वो इतना कहता है इसी के साथ उसे पीछे से आवाज आती है कुछ छोड़
डिमोनिक मास्टर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि हम लोगों ने इस बेवकूफ से कहा भी था, यानी ब्लड डीमन से कहा भी था कि जाकर मास्टर सोंग से फाइट करते वक्त एहतियात करना, क्योंकि मास्टर सोंग इस वक्त यहाँ की शांसी की 3 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली के पैट्रियार्च हैं, यानी कि वो काफी स्ट्रॉन्गर मास्टर है। तो मास्टर सोंग जैसे पीछे की तरफ घूमकर देखते हैं तो दीवार के ऊपर 4 और डीमन मास्टर्स खड़े होते हैं और चारों एलीट वॉरियर्स होते हैं ब्लड डीमन की तरह ही, और वो कहते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग इससे फाइट करेंगे। तो उनमें से एक उसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर 12 गोस्ट डिमोनिक सोसाइटी के खुद यहाँ पर आए हैं तुम्हारा ओपोनेंट बनने के लिए, तो क्या तुम यहाँ पर मैं फेस कर पाओगे? 12 गोस्ट में से 4 डिमोनिक जनरल स्पेशली यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए आए हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक दिखाया जाता है कुछ बैकग्राउंड का, जहाँ पर डिमोनिक फैक्शन होती है। तो डिमोनिक फैक्शन का मास्टर जो होता है वो उनसे कहता है आज से 40 साल पहले जो डिमोनिक फैक्शन के और राइटियस फैक्शन के आपस में फाइट हुई थी, उस वक्त राइटियस फैक्शन ने हमारे डिमोनिक फैक्शन को बहुत ही बुरी तरह से जलील करके हराया था, जिसकी वजह से हम शर्मिंदगी के मारे आकर छुप गए थे। पिछले 40 साल से हम लोग छुप कर बैठे हुए हैं, अपनी पावर्स को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि हम लोग अपना बदला ले सकें, और फाइनली यहाँ पर वक्त आ चुका है, फाइनली हम लोग यहाँ पर डिमोनिक सोसाइटी को बाहर लेकर जा सकते हैं और दुनिया के सामने आ सकते हैं। और इसी के साथ ही उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि म्यूरियम को पता चले कि डिमोनिक फैक्शन वापस आ गया और उसके लिए तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा। मैं चाहता हूं कि शांसी की सोंग फैमिली के ऊपर जाकर अटैक करो, शांसी की सोंग फैमिली की व्हाइट जेड स्वर्ड को उनके पास से लेकर आओ, वो एक ट्रॉफी की तरह होगी, क्योंकि व्हाइट जेड स्वर्ड के साथ हमारे बहुत सारे डिमोनिक मास्टर्स को 40 साल पहले मारा गया था। अगर वो तलवार हम उनको मारकर उनसे छीन कर ले आते हैं तो म्यूरियम अलायंस के अंदर एक हलचल मच जाएगी, सभी लोग हमसे डरना शुरू कर देंगे और हम लोग अपनी इंसल्ट का बदला उस तलवार को छीन कर लेने वाले हैं। ये मेरा ऑर्डर है, अभी जल्दी से वहां पर जाओ और जाकर सोंग फैमिली को पूरी तरह से इरेडिकेट कर दो, सभी लोगों को मार डालो। तो सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर हमारे मास्टर सोंग जो होते हैं वो अभी भी जहां पर उन लोगों की तरफ देख रहे होते हैं, उसके सामने 4 गोस्ट मास्टर्स खड़े होते हैं जो कि डिमोनिक फैक्शंस के जनरल थे। तो इसी के साथ ही मास्टर कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे थोड़ी देर और खड़े रहना पड़ेगा, थोड़ी देर और फाइट करनी पड़ेगी, हालांकि मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, मेरी बॉडी जहाँ पर और ज्यादा फाइट करने लायक नहीं बची। साथ ही वो चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारे जैसे डिमोनिक फैक्शन के कुत्ते यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? उनमें से एक गोस्ट जो होता है वो कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी इसको हैंडल करना ही होगा, इससे पहले कि हमारे जनरल यहाँ पर आ जाएं। अगर डीमन जनरल यहाँ पर आ गया तो फिर वो यहाँ पर हमसे काफी ज्यादा निराश होने वाला है कि हमने यहाँ पर इसको जल्दी से खत्म क्यों नहीं किया। तो वो चारों जो होते हैं एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, चारों मिलकर यहाँ पर हमारे मास्टर सोंग के ऊपर अटैक करते, जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन अंडरग्राउंड का दिखाया जाता है जहां पर दोनों बच्चे जो होते हैं आगे की तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं। जैसे वो लोग आधे रास्ते में पहुंचते हैं तो वहां बेक उसे कहता है कि ब्रदर प्लीज थोड़ा आहिस्ता चलो, मैं और ज्यादा नहीं भाग सकता, तुम्हें पता है कि मैं इतना तेज नहीं भाग सकता। वहीं पर रुक जाता है, जबकि उसका ब्रदर उसे कहता है कि जल्दी चलो, हमें यहाँ पर से निकलना होगा। तो वहां बेक का वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि मैं और ज्यादा नहीं चल सकता। तो हमारा जोंग उसे कहता है कि मैंने कहा चुपचाप चलते रहो, यहाँ पर रुक नहीं सकते। तो वो कहता है लेकिन मैं कैसे चलूं, मैं और ज्यादा नहीं चल सकता, मैं थक चुका हूं। तो जोंग उसे कहता है कि हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो वो उसे कहता है लेकिन मैं थक चुका हूं, मैं यहीं पर बैठकर मॉम और डैड का इंतजार करूंगा, वो यहीं पर आते होंगे। जबकि मां जोंग जो होता है उसे सब कुछ पता होता है और इसी के साथ ही वो उसे आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़कर उसे उठाता है और उसे खींचना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि चुपचाप मेरे साथ चलो। और जैसे वो आगे की तरफ बढ़ते हैं फिर साथ ही वहां पर केव हिलना शुरू हो जाती है। तो वो लोग कहते हैं कि अचानक से यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जबकि यहाँ पर हमारा जो छोटा बेखा होता है वो उसे कहता है कि ब्रदर ये देखो, यहाँ पर दीवार के अंदर एक छेद हो गया है, चलो देखते हैं कि वहां पर बाहर क्या है। तो उसी के साथ ही हमारा छोटा जो होता है वहां से बाहर की तरफ देखता है तो एक डीमन मास्टर की डेड बॉडी वहां पर पड़ी होती है, साइड के ऊपर एक दूसरे डीमन मास्टर की डेड बॉडी पड़ी होती है, जबकि उसके फादर की हालत काफी खराब होती है और एक डीमन मास्टर, तीसरा डीमन मास्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये दोनों बच्चे यहाँ पर से सेफली निकल पाएंगे और उसके बाद इन दोनों बच्चों का क्या होगा, क्या इनमें से एक मर जाएगा या फिर दोनों यहाँ पर से निकल जाएंगे। और हमारी ये व्हाइट जेड स्वर्ड जो है ये किसको मिलेगी, बड़े भाई को मिलेगी या फिर छोटे भाई को? इन सारे सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे।